if f of x is periodic function with पीरियड कैपिटल टी, अगर कोई एक ऐसा फंक्शन है जो कि पीरियोडिक है, जिसका पीरियड हमको पता है कि कैपिटल टी है, तो हमें ये भी कंडीशन याद होगी कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो होता है वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल होता है। ये पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे साइन ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स, साइन ऑफ 6 पाई प्लस एक्स। तो इस तरीके से जो 2 पाई होता है ना पीरियड साइन का, तो वही कंडीशन है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो इसने यही बोला है कि कोई एक ऐसा पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड हमने कैपिटल टी लेट किया हुआ है। तो अगर कभी भी हमें इस टाइप का केस दिखाई दे कि 0 से लेके n इंटू टी तक एफ एक्स डी एक्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एफ एक्स का पीरियड t होता है, तो n को हम नीचे ले आएंगे और लिमिट ले लेंगे 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। n जो ऊपर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, उसको नीचे ले आएंगे। n जो है कोई एक इंटीजर होगा, ऐसा हमें पता होगा कि n जो है वो एक इंटीजर है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। और इसको प्रूव भी करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। फिर इसको ग्राफिकली भी अभी समझेंगे कि ग्राफिकली हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले मैथमेटिकली करते हैं, फिर ग्राफिकली भी करेंगे। एक एग्जांपल पहले मैं दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कैसे यूज़ करेंगे। सपोज करिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0 to 1000 और यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स गिवन है। ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सिंपल करली ब्रैकेट नहीं है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। तो हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड क्या हो जाता है 1। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो पीरियड होता है वो होता है 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 to 1 इंटू 1000 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर 1000 को नीचे ले आएंगे और 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। और इसके बाद तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फार्मूला लगा देंगे हम, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को अलग इंटीग्रेट कर देंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के मिड में क्या हो जाएगा 0। तो 1000 इंटू 0 से x के बीच में अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे x का हो जाएगा x² 2 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में 0 हो जाएगा और लिमिट क्या ले लेंगे 0 to 1। और इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 आ जाएगा तो 500 आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आप जैसे इसका प्रूफ करते हैं पहले कि किस टाइप से ये आया होगा, n नीचे क्यों आ जाता है। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग प्रूफ। और हम क्या करेंगे, ये 0 से n इंटू टी को ले लेते हैं, 0 to n इंटू टी एफ एक्स डी एक्स। और इसको ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, 0 से t एफ एक्स डी एक्स, फिर t से लेकर 2t तक ले लिया एफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली 2 to 2t to 3t एफ एक्स डी एक्स अप टू डैश डैश डैश। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, n माइनस 1t से लेकर n इंटू टी एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी का प्रूफ हमसे पूछा नहीं जाएगा, हमें तो केवल क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि कभी कभी इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर पाते हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में, तो उनमें क्या होता है फिर हमको ये सारा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ये भी कर सकते हैं।
क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी याद कर लें और सारे क्वेश्चन कर लें ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर टाइप के क्वेश्चन कर लें, मेंस के तो मोस्टली हो जाएंगे लेकिन एडवांस में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, क्योंकि उससे कई सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं कि विदाउट अगर हमें पता भी नहीं कि प्रॉपर्टी क्या है तो भी हम कम से कम कुछ तो कर सकते हैं उसमें। तो देखते हैं, अब समझिएगा यहाँ पर f(x) जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। f(x) इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t। f(x) is a periodic function with period t। तो हम क्या करेंगे, f(x) को हम लिख सकते हैं f(x) plus t, f(x) plus 2t up to dash dash f(x) plus n minus 1 into t। इस तरीके से हम जो भी कुछ हमें दिखाई देगा, अगर हमें x plus t दिखाई दे रहा तो भी हम उसकी जगह f(x) रख सकते हैं, हम f(x) plus 2t की जगह पर भी f(x) रख सकते हैं, और f(x) plus n minus 1 into t की जगह पे भी हम f(x) रख सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि sin x का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो हम sin x भी लिख सकते हैं, sin 2 पाई प्लस x भी लिख सकते हैं, sin 4 पाई या x प्लस 4 पाई लिख सकते हैं। तो वही है sin x प्लस 2 पाई, तो t की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, ये t पीरियड है तो 2 पाई है। sin x प्लस 4 पाई, sin x प्लस 6 पाई, चाहे जितने भी रखना चाहे हम रख सकते हैं। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि sin x प्लस 4 पाई की जगह पर भी हम sin x रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो हो गई sin 4 पाई प्लस x इक्वल टू sin x। तो अब ज़रा यहाँ पर हम चेंज करेंगे, अब ज़रा समझिएगा आप लोग। इस वाली लाइन को फिर से नोट करते हैं, लिमिट 0 to n into t f(x) dx इक्वल टू, सबसे पहला वाला तो 0 to t f(x) dx है, दूसरे को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ देखना 0 to t f(x) f(x) प्लस t लिख देते हैं आप, f(x) प्लस t dx 0 से t तक, और सिमिलरली 0 से t तक f(x) प्लस 2t, और ऐसे करते करते लास्ट में जो है वो लिमिट 0 to t f(x) प्लस n माइनस 1 into t। अब ये बात हमें समझ में कम आएगी कि भाई ये कैसे हो गया, तो मैं बताता हूँ भी कैसे हो गया ये dx है, x के साथ हम लोग कर रहे हैं, यहाँ भी dx है। तो ज़रा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि पहला वाला तो एज इट इज़ नोट कर दिया गया, ये वाला तो यहाँ पर एज इट इज़ है, लेकिन इसकी जगह पे ये जो f(x) प्लस 2t है, लिमिट t टू 2t, तो उसको 0 to t f(x) dx क्यों रख दिया गया, ये समझते हैं। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो फिर बाकी थर्ड वाला भी आ जाएगा, फोर्थ भी आ जाएगा, फिफ्थ भी आ जाएगा। तो इसको देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ, आप देखिए और समझिए क्या था, t to 2t f(x) dx, और हम इसको प्रूव कर रहे हैं। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि लिमिट t से 2t f(x) dx जो है वो लिमिट 0 to t f(x) प्लस t क्यों रख दिया गया, ये तो हम प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हमने अगली लाइन में उसकी जगह पे ये पुट कर दिया, तो क्यों ऐसा हुआ। तो देखिए मैं इसको प्रूव करता हूँ, इसका RHS लेता हूँ और फिर LHS को प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। हमने RHS ले लिया, लिमिट 0 to t f(x) प्लस t dx, और x प्लस t को हमने कोई एक नया कांस्टेंट u लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इक्वल टू du हो गया, और लिमिट चेंज कर लेते हैं, इफ x इक्वल टू 0 देन u की वैल्यू क्या हो जाएगी t, क्योंकि t प्लस 0 ये इसी में तो रख रहे हैं x प्लस t, और जब x की वैल्यू t है तो u की वैल्यू t प्लस t, यानी ये तो t हो गई और ये क्या हो गई 2t।
तो ज़रा देखना यहाँ पर क्या चेंज होने वाला है। अब हमारा जो क्वेश्चन था, अब हम इसको देखो नोट कर रहे हैं। जो लिमिट, लोअर लिमिट 0 पे दे रहा था वो t है, और जब t पे अपर लिमिट जो t थी उस t पे जो u की वैल्यू मिली है वो 2t मिली है, और f ऑफ x प्लस टी की जगह u है और du। तो क्या मैं इसको t2t एफ एक्स डी एक्स रख सकता हूँ? और ये देखो हमारा LHS आ गया। जब हम RHS को हम प्रूफ कर रहे थे यहाँ पर, तो ये LHS हमें लाना था। ये जो LHS है हमारा, ये हमें लेके आना था t2t एफ एक्स डी एक्स, और ये हम लेके आ चुके हैं। इसलिए हमने उसकी जगह पे, अब यहाँ पर फिर से इसको दिखा देता हूँ मैं, कि इसकी जगह पे हमने इसको पुट कर दिया। सिमिलरली इसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया। इसमें भी आप चाहो तो कर सकते हो। लास्ट वाले में हमने इसकी जगह पे ये पुट कर दिया। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके इसी तरीके से सबको देख सकते हो, सब सेम आने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। देखो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स प्लस टी के, एफ ऑफ एक्स प्लस 2t के, एफ ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू टी के। यानी कि जहाँ जहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 2t है, एफ ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1t है, और जहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस टी है, उन सब की जगह पे क्या आ जाएगा? एफ एक्स। ये आ रही ना बात समझ में? ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसी का हम यूज़ करने जा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2t, एफ ऑफ एक्स प्लस 3t। तो अब देखिए वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा? लिमिट 0 टू t एफ एक्स डी एक्स, प्लस दूसरे वाले में भी एफ ऑफ एक्स प्लस टी की जगह पर भी एफ एक्स डी एक्स, थर्ड वाले में भी 0 टू t एफ एक्स डी एक्स, और ऐसे में लास्ट में चलते चलते लास्ट में भी हम क्या पुट कर देंगे? 0 टू t एफ एक्स डी एक्स। कितनी बार आ जाएगा ये? n टाइम्स। तो ये हो गया n टाइम्स 0 टू t एफ एक्स डी एक्स। और हमारा क्वेश्चन क्या था? 0 टू n इंटू टी एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था, और ये हमने इसको डिराइव कर लिया। अब बताइए इसमें किसको कहाँ पर प्रॉब्लम है? वैसे तो हमें प्रॉपर्टी ही याद रखनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट इसी से सॉल्व होंगे कि n जो है वो नीचे आ जाएगा। बस हमें पीरियोडिक फंक्शन का आइडिया होना चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है और हर एक फंक्शन का पीरियड क्या होता है। साइन एक्स का, कॉस एक्स का, मॉड साइन एक्स का, मॉड कॉस एक्स का, मॉड टेन एक्स का, इन सब के पीरियड जब पता होंगे तो ईजिली हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो काम हो गया जब हमने इसको मैथमेटिकली किया है। इसको ग्राफिकली भी आप समझ सकते हैं। देखिए कैसे, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा उसका भी आइडिया होना चाहिए हमको कि ग्राफिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं। सर हाँ जी बोलिए। सर लास्ट वाला एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं फिर से पूरा ही कर देता हूँ। तो ये हमने क्या किया कि 0 से n इंटू टी को हमने पहले 0 से t ले लिया, फिर t से 2t, 2t से 3t से लेकर nt तक। फिर fx अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड t है, तो ये एक कंडीशन है जो हमें याद रखनी है। ये कंडीशन है पीरियोडिक फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ ऑफ एक्स प्लस 2t से लेके एफ ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू टी। और एक एग्जांपल साइन एक्स से हमने उसको समझने की कोशिश की। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों को देखते हैं साथ में। ये जो हमारे पास है 0 से t, इस लाइन को हमने यहाँ पर फिर नोट किया। तो 0 से n इंटू टी जो था एफ एक्स डी एक्स, उसको हमने लिखा 0 से t, पहला वाला तो था ही। जो दूसरा वाला था उसको हमने क्या किया, t से 2t एफ एक्स डी एक्स था, उसको हमने एफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस टी कर दिया, और लिमिट जो है वो 0 से t ले लिया। ऐसा क्यों किया वो अभी हमने आगे डिराइव किया है कि ऐसा क्यों हो गया कि 0 से जो t से 2t तक थी लिमिट, वो एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्यों हो गया।
फिर थर्ड वाले को भी हमने लिमिट 0 से 2t कर दिया, 0 से t कर दिया, और उसमें भी हमने एफ ऑफ एक्स प्लस 2t कर दिया। लास्ट में भी हमने वही कर दिया। ऐसा क्यों किया है उसको हमने यहाँ समझने की कोशिश की हुई है कि हमें क्या प्रूव करना है कि लिमिट t टू टी एफ एक्स डी एक्स को हम लिमिट 0 से t एफ एक्स डी एक्स ऐसा क्यों रख रहे हैं। तो देख लेते हैं, डेफिनेट की वजह से हम ऐसा रख पा रहे हैं। हमने क्या किया, RHS को नोट कर लिया, लिमिट 0 से t एफ ऑफ एक्स प्लस टी डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स प्लस टी में जो एक्स प्लस टी है उसको u लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी एक्स इक्वल टू डी यू हो गया, और लिमिट चेंज कर दिया। जब x की वैल्यू 0 है तो u की वैल्यू अब हम निकालेंगे ना, तो u की वैल्यू t प्लस 0, क्योंकि u इक्वल टू एक्स प्लस टी है, और जब x की वैल्यू t है तो u की वैल्यू क्या हो गई 2t। तो x की वैल्यू 0 और t पे u की जो वैल्यू है वो t और 2t हो गई। तो हमने जहाँ जहाँ पर लिमिट थी, ये देखो इस वाले को अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, 0 की जगह पे मैंने t रख दिया, जो लोअर लिमिट 0 थी वहाँ पर t, जहाँ पर अपर लिमिट t थी वहाँ पर अब u की लिमिट 2t हो गई, और f ऑफ u du हो गया। अब इस f ऑफ u du को हमने पढ़ा था कि अगर हम लिमिट चेंज ना करें तो t dt को x dx रख सकते हैं, x dx को t dt रख सकते हैं। ये हमने लिमिट पहली प्रॉपर्टी यही पढ़ी हुई थी कि t dt को x dx में चेंज कर सकते हैं। तो हमने u du को x dx में चेंज कर दिया, और फिर हमने क्या किया, वो वाली वैल्यू फिर नोट कर ली ऊपर वाली जो थी, ये जो लाइन थी हमारी ना 0 से t 0 से 2t, इसी लाइन को यहाँ पर ये जो लाइन हमें दिख रही है, इस लाइन को हम कहाँ नोट कर रहे हैं, ये नीचे। पहला 0 से t एफ एक्स डी एक्स है, दूसरा जो है वो 0 से t एफ ऑफ एक्स प्लस टी था, लेकिन हमने एफ ऑफ एक्स प्लस टी को एफ एक्स रख दिया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन गिवन है ना पीरियोडिक फंक्शन की कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स की इक्वल होगा। फिर एफ ऑफ एक्स प्लस 2t आगे दिखाई देगा, उसकी जगह पे भी एफ एक्स रख देंगे। ये देखो थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, सब में एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो 0 से t एफ एक्स डी एक्स, 0 से t एफ एक्स डी एक्स, 0 से t एफ एक्स डी एक्स n टाइम्स तक आ रहा है। तो अगर n टाइम्स तक आ रहा है तो उसको एक बार लिख के n का मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए अभी भी कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो ओके, अब हम बात कर रहे थे कि ग्राफिकली कैसे इसको समझते हैं, तो ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। बहुत इजी सा ग्राफ बनेगा इसको। कोई एक पीरियोडिक फंक्शन मान लेते हैं, कोई भी, जैसे सपोज करिए ये हमारा एक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है ना कि उसका फंक्शन जो है वो ग्राफ जो है वो रिपीट करता रहेगा। जैसे इस टाइप से हमने मान लिया तो ये होगा, फिर उसके बाद ये फिर आएगा, इस तरीके से ये रिपीट होता रहेगा, आगे भी ऐसे चलेगा। ये पीरियोडिक फंक्शन है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये टाइम पीरियड t हो गया, ये 2t हो गया, ये 3t हो गया, ये 4t हो गया, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा, nt हो जाएगा। तो वही है कि 0 से t एफ एक्स डी एक्स, ये जो है वो सेम होगा। इसका एरिया अगर आप निकालोगे, अगर मैं पूछूं कि भाई इसका एरिया, तो वो सेम किसके एरिया के होगा, जो ये वाला एरिया है। आप देख लो निकाल के, ये सारे एरिया आपस में इक्वल होने वाले हैं। तो चाहे हम 0 से n इंटू टी तक कर दें या n टाइम 0 से t तक कर दें, बात एक ही आने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि भाई 0 से लेके t तक, n इंटू टी तक एफ एक्स डी एक्स का जो एरिया है वो n टाइम 0 से t एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा। क्योंकि ये सारे के सारे पार्ट जो है वो आपस में इक्वल होने वाले हैं। क्योंकि भाई ये भी एफ एक्स है, ये भी, तो ये पूरा फंक्शन एफ एक्स ही तो है, इसको थोड़ा ना कुछ और बोल दोगे, ये सब एफ एक्स के ही तो ग्राफ है। तो देख लो तुम 0 से t एफ एक्स डी एक्स,
t से 2t fx dx, 2t से 3t fx dx सब सेम है। अगर यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे समझ सका कि अगर हम देखें यहाँ पर तो बाई ग्राफ 0 to t fx dx जो इसका एरिया होगा वही एरिया t से लेके 2t तक fx dx होगा, वही एरिया 2t से 3t तक होगा fx dx, देख लो यहाँ पर। और वही जो है वो लास्ट वाले का भी एरिया होगा n-1 इंटू टी से n इंटू टी fx dx तक। तो ये सारे आपस में इक्वल है। और हमने क्या किया था कि ये जो 0 से n इंटू टी था fx dx, इसी को तो हमने ओपन किया था कि पहले 0 से t किया fx dx, फिर t से 2t किया fx dx, फिर 2t से 3t किया fx dx, और लास्ट में चलते चले गए n-1 इंटू टी से n इंटू टी तक fx dx। और ये सारे आपस में इक्वल है। ये लाइन हमको बता रही है, ये लाइन बता रही है कि t से 2t तक हो या 2t से 3t तक हो, ये सारे किसकी इक्वल है, fx की इक्वल है। तो इनमें सबकी जगह पे हम क्या रख देंगे, fx, इसकी जगह fx, इस वाले की जगह fx, इस थर्ड वाले की जगह पे fx, सबकी जगह पे fx, तो हो गया फिर डिराइव n टाइम्स 0 to t। बात समझ में आ रही ना। ये एक लाइन और बर्बाद कर देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ एक लाइन और कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 से t fx dx प्लस 0 से t fx dx प्लस 0 से t fx dx, और ये n टाइम्स तक जा रही है। अच्छा यहाँ भी प्लस है, ये प्लस ही है, तो यहाँ पर अच्छा यहाँ ऊपर इक्वल था लेकिन नीचे प्लस है सारे के, ये इक्वल था और ये प्लस है। यहाँ पर ये जो है तो डैश डैश ये इक्वल है लेकिन ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये भी 0 से t fx dx, तो 0 से t करके n टाइम्स तक 0 से t fx dx। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कई बार इससे रिलेटेड जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं। हमें सबसे पहला आइडिया तो यही होना चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शन में जो n है वो नीचे आ जाएगा और पीरियड के साथ ये रुक जाएगा, 0 से जहाँ तक का पीरियड है वो रहेगा। अभी भी बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें हो रही है तो बताइए। चलिए तो फिर आगे क्वेश्चन इसके एक दो देख लेते हैं किस टाइप से इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिमिट 0 to 1000 e to the power x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। पहला क्वेश्चन तो यही है, अभी हमने किया भी था। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ही है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वही होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो वही सेम क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
क्या करेंगे इसमें देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। भाई ये जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसका पीरियड अभी हमने पढ़ा था कि इसका पीरियड जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर वही काम हमें करना है बस, और कुछ भी नया काम नहीं है। ये हो जाएगा, पहली बात तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 0 से 1 इंटू 1000 ई टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ई से कोई मतलब नहीं हमको, 1000 आगे आ जाएगा, लिमिट 0 to 1 ई टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब ई टू द, अगर जैसे ये x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक फंक्शन है, तो ई टू द पावर, यहाँ पर लिख देते हैं रीज़न, ई टू द पावर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इस पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो ये भी होगा इस पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t। t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए यहाँ पर 1 ले लिया, बाकी सबको आगे ले गए। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, जो चेक करो अपना आंसर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1000 आ गया आगे। अब लिमिट 0 to 1 में जब करोगे तो ई टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से 1 में 0 हो जाएगा। अब ई टू द पावर x को हमको इंटीग्रेट करना और लिमिट 0 से 1 रख देना है, तो 1000 तो बाहर आ गया, ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 0, तो ई टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो आंसर हो जाएगा 1000 इंटू ई माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा 1000 ई माइनस 1000। एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसका, लिमिट 0 to 100 पाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। 100 रूट 2, 200 रूट 2, 50 रूट 2 और d है 0। अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देना है। सबको पता होगा 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है। तो लिमिट 0 to 1000 100 है, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x dx, तो 2 से तो रूट 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर एक गड़बड़ी लोग कर देते हैं कि अंडर रूट के साथ साइन स्क्वायर x, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स नहीं लिखना है, मॉड साइन एक्स लिखना है। तो 0 से 100 पाई है मॉड साइन एक्स dx। अब मॉड साइन एक्स dx में क्या हो जाएगा, मॉड साइन एक्स क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड कितना होता है पाई, लिख लेंगे यहाँ पर मॉड ऑफ साइन एक्स is periodic function with period pi। इसका ग्राफ भी आपने देखा होगा, साइन एक्स का पीरियड जो होता है मॉड साइन एक्स का, ये जो अभी मैंने बनाया था वो इसी टाइप का होता है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, जो नीचे वाले हैं वो भी ऊपर आ जाएंगे, बिलो एक्स एक्सिस कट करके उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं।
जितने भी मॉड के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका सबका पीरियड पाई होता है, याद रखें आप। जबकि साइन कॉस सेक कॉसेक इनका पीरियड 2 पाई होता है, टेन और कॉट का पीरियड पाई होता है। लेकिन जितने भी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इनका जब मॉड लगा देते हैं, मॉड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स वही 6 साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक्स, तो जो इनका पीरियड होता है, इनका पीरियड जो है वो पाई हो जाता है। ये ध्यान रखना है हमको। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 पाई है और ऊपर 100 दिया हुआ है तो 100 नीचे आ जाएगा। लिमिट 0 to पाई मॉड साइन एक्स और dx। अब उसके बाद क्या करेंगे, 0 से पाई में हमें देखना पड़ेगा कि 0 से पाई में ये कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो 0 से पाई में हमको आइडिया है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मॉड हट जाएगा यहाँ से। तो 100√2 मॉड हट जाएगा और मॉड हटेगा तो साइन एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो 100√2 माइनस कॉस एक्स और लिमिट 0 to पाई। तो 100√2 माइनस ऑफ कॉस पाई और प्लस ऑफ कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये 100,000 क्यों होगा, ये 100 करो उसको। तो ये हो गया 100√2 और कॉस पाई की वैल्यू -1, तो ये 1 और ये 1 मिला के 2, तो आंसर हो जाएगा 200√2। बात क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, 0 to 400 पाई √1 प्लस कॉस 2x dx। जरा इसका आंसर बताइए आप लोग। 0 से 400 पाई √1 प्लस कॉस 2x। आ रहा है आंसर किसी का बच्चों? 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। बस यही वैल्यू पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा।
ये कर दिया मैंने 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 को बाहर लिया तो √2 और अंडर रूट cos स्क्वायर एक्स मॉड cos एक्स। अब मॉड साइन हो या मॉड cos हो, पीरियोडिक विद पीरियड पाई होगा तो 400 नीचे आ जाएगा, तो 400 √2 लिमिट 0 to पाई मॉड cos एक्स और dx। अब इसके बाद इसको अगर आप डायरेक्ट प्लस कर देंगे तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलेगा कि 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट है। 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में है। कॉस जो होता है वो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, तो प्लस cos x dx हो जाएगा, लेकिन π/2 से पाई में क्या होगा, माइनस cos x dx हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? ये बात हमारी पहले हो चुकी है कि जो भी बिलो एक्स एक्सिस होता है वो नेगेटिव होगा तो उसको माइनस साइन के साथ ले लेते हैं। कॉस का ग्राफ आपको सबको आइडिया होगा, कॉस के ग्राफ के बारे में, ये इस टाइप से जाता है ना, ये तो ये π/2 और ये यहाँ पर पाई, तो ये तो प्लस के साथ 0 से π/2, लेकिन इसको माइनस के साथ लेना पड़ेगा। तो बस अब इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 400 √2 कॉस का हो गया साइन एक्स और लिमिट हो गई 0 से π/2 माइनस कॉस का फिर साइन एक्स और लिमिट हो गई π/2 to पाई। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। साइन 91 माइनस साइन 0 माइनस ऑफ साइन पाई 0 और साइन 91, तो माइनस ऑफ माइनस +1 और 1 और 1 2, तो 800 √2 ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? क्लियर है बात? ओके, तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 7, और ये 7 का इसको डाल देते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि पीरियोडिक के लिए हम सारी प्रॉपर्टी एक साथ ही रख देते हैं। तो ये 7th का फर्स्ट पार्ट है ये। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 का सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं। उसी से बिल्कुल रिलेटेड है, कुछ भी नया काम नहीं करना है। प्रॉपर्टी है लिमिट, जैसे हमने अभी 0 से स्टार्ट किया था, तो मान लिया 0 से स्टार्ट नहीं होती है, कुछ नंबर से स्टार्ट होती है, a से a प्लस n इंटू टी एफ एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यू जो है वो सेम उसी के इक्वल हो जाएगी 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। अब देखो ये देखने में भी साफ साफ समझ में भी आ रही है कि भाई a नीचे भी था और a ऊपर भी है, तो जब अपर माइनस लोअर करेंगे तो a और a तो कट हो जाने वाला ही है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से n इंटू टी, और 0 से n इंटू टी में n फिर आगे आ जाएगा, क्योंकि एफ एक्स जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड जो है वो क्या है, t है। एफ एक्स जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसका जो पीरियड है वो t है। तो ये बिल्कुल डिट्टो वही सेम प्रॉपर्टी हो जाएगी कि अगर a दोनों में ऐड है तो फिर a से कोई मतलब ही नहीं है, a को हटा दो सीधे सीधे। a की वैल्यू 2 है, 2 से लेके 2 + 5 तक है, तो 2 से 2 + 5 को 2 हटा दो, 0 से लेके क्या ले लो, 5 तक ले लो। तो वही है, यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं है ये प्रॉपर्टी। जो भी हम नीचे लोअर लिमिट में ले रहे हैं वही अपर लिमिट में भी ले रहे हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे और अपर में से लोअर को माइनस करेंगे, तो जैसे ही अपर में से लोअर माइनस होगा तो a तो कट ही हो जाने वाला है, तो बचेगा 0 से n इंटू टी। और 0 से n इंटू टी की प्रॉपर्टी 7 अभी हमने ऊपर पढ़ी थी कि n आगे आ जाता है, क्योंकि एफ एक्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, कोई खास इसमें इतना बड़ा काम नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 का सेकेंड हो जाएगा। फिर प्रॉपर्टी नंबर 7 का एक थर्ड भी लिख लेते हैं। इसमें क्या है, लिमिट
m इंटू टी से n इंटू टी तक अगर है एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, n में से m को माइनस कर दो और 0 से t तक एफ एक्स डी एक्स, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी। कह रहा है कि अगर m टाइम्स नीचे t है, n टाइम्स नीचे t है, ऊपर t है, सॉरी, नीचे m इंटू टी है, ऊपर n इंटू टी है, तो n माइनस m कर दो और लिमिट को 0 से t तक ले लो, एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t, ये सब में लिखा होना बहुत ज़रूरी है। एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t। अब इसी से मिलती जुलती एक और है कि अगर इसको अगर हम ऐसे लिख लें, सेवेंथ का थर्ड हो गई तो फोर्थ ले लेते हैं, कि अगर यहाँ पर a से m इंटू टी तक है और b से m इंटू टी तक है, ये तो ज़बरदस्ती की प्रॉपर्टी वही हो गई सेम, कि ये दोनों सेम है, एम टी और एम टी, तो ये तो कट हो जाने वाला है, तो लिमिट क्या बचेगी हमारी, सिर्फ a टू b एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t, तो ये बिल्कुल डिट्टो सेम है। एक सेवन्थ की जो फर्स्ट वाली है उसी से ये सारी की सारी बनी हुई है, कुछ भी नया काम इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ज़रा एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर इन्हीं से रिलेटेड। तो ये आपकी ड्यूटी है कि अब आप इनको जो है सेकंड वाले में दिमाग लगाएं और इनको प्रूव करने की कोशिश करें। नहीं आती है तो फिर मुझसे पूछे, मैं फिर इसको बता दूँगा। जो भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर प्रूव ज़रूर करें। सेम कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है जो भी हमने फर्स्ट वाले में अप्लाई किया था। ठीक है ना, तो ये आपका SW है, ध्यान रखेंगे, इसको प्रूफ करना है आपको। और नहीं आए तो फिर बताना ज़रूर है कि नहीं आया है, तो मैं बता दूँगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने आज जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें एक पढ़ा कि अगर n जो है वो आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और दूसरा ही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि अगर सेम नंबर ऊपर और नीचे दोनों में ऐड है तो वो हटा देंगे, 0 से t तक ले लेंगे। अगर दोनों ही t का मल्टीपल है m और n के साथ, तो अपर में से लोअर को माइनस कर दो, 0 से t ले लो। और यही सेम नीचे वाली भी है कि दोनों में सेम है, तो वो mt और mt कट हो गया, लिमिट a से b तक हो गया हमारा। क्वेश्चन करते हैं कुछ इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट 0 to 16 पाई बाई 3। ये कभी प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन भी है। 0 to 16 पाई बाई 3 मॉड साइन एक्स डी एक्स। अभी इस तरह के हम लोगों ने क्वेश्चन किए हुए। करिए ज़रा इसमें एक बार दिमाग लगाइए आप अपना, फिर देखता हूँ कितने लोग पहुँचते हैं सही जगह पे। 0 से लेकर 16 पाई बाई 3 मॉड साइन एक्स तक है।
तो देखिए 16 पाई/3 को आप कैसे लिख सकते हैं? 16 पाई/3 को हम लिख सकते हैं 5 पाई तक तो जाएगा, क्योंकि 3 5 ज़ा 15 और पाई/3 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 6 पाई 16 पाई/3 हो जाएगा। तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए सीधे 0 से 5 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स, और फिर 5 पाई से लेके कहाँ तक जाएगा? 5 पाई प्लस पाई/3, यानी कि 16 पाई/3 मॉड साइन एक्स डी एक्स। ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। ये वाला तो बहुत इजी पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो है, क्योंकि मॉड साइन एक्स पीरियोडिक है जिसका पीरियड पाई है, तो 5 आगे आ गया, लिमिट 0 to पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। सेकेंड वाले में ये दोनों सेम है, 5 पाई और 5 पाई सेम है, तो इनको हम चेंज कर देते हैं, लिमिट 0 to पाई/3 मॉड साइन एक्स डी एक्स ऐसे लिख लेते हैं। और इसके बाद तो आप खुद ही सॉल्व करके आंसर इसका बता सकते हो। निकालिए क्या आंसर आ रहा है इसका। जीरो से पाई में मॉड साइन एक्स बन जाएगा, तो मॉड हटा देते हैं, ये साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ तो मॉड हटेगा ही हटेगा, क्योंकि ये भी 0 से पाई/3 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है। और फिर इंटीग्रेट कर देना है बस, साइन का माइनस कॉस एक्स लिमिट 0 to पाई, और ये भी माइनस कॉस एक्स लिमिट 0 to पाई/3। तो अभी तो इसको किया था माइनस कॉस पाई, तो ये 2 बन जाएगा, 1 + 1 2, और प्लस माइनस कॉस 60 1/2, और प्लस कॉस 0 तो 1, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 1/2, तो ये हो गया 10 होल 1/2, 21/2 या 10 होल 1/2, जो भी चाहो लिख सकते हो। किसी को प्रॉब्लम है बच्चों इसमें? क्लियर है ये? यस और नो? एक और लिख लेते हैं, लिमिट 0 to 10 √1 माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स और डी एक्स। ये क्वेश्चन है हमारा अगला। सेम वैसे ही है, बस वहाँ पे cos 2x cos 3x था, अब मैंने उसको चेंज करके थोड़ा सा cos पाई एक्स कर दिया, तो 1 माइनस कॉस थीटा का वही फार्मूला लगेगा, कुछ नया नहीं लगने वाला है, बस वो cos 2 की जगह पाई आ गया। तो बताइए इसमें कैसे करेंगे फिर।
तो वही प्रॉपर्टी वही यूज होगी, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जो भी यहाँ पे एंगल है वो उसका एंगल हाफ हो जाएगा। तो लिमिट 0 to 10, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर 20√2 पाई 20√2 अपॉन पाई। ओके बिल्कुल सही है, गुड। 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 ये आ जाएगा। अब √2 तो बाहर आ गया, लिमिट 0 to 10 मॉड के अंदर आ गया साइन पाई एक्स बाई 2। अब मेन मोटो हमारा ये है कि साइन पाई एक्स बाई 2 का पीरियड निकालें। तो पीरियड निकालना आपने सीखा हुआ है, पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी जैसे साइन का पीरियड 2 पाई है और उसमें किससे डिवाइड करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये पे यही तो है ना कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है। अच्छा यहाँ पे मॉड साइन एक्स है, तो एक काम करते हैं इसका पीरियड पाई रख देते हैं क्योंकि मॉड है ना यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा, ये पाई से पाई कट हो गया तो ये 2 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि साइन पाई एक्स बाई 2 ये जो है इस पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t इक्वल टू 2, मतलब इसका पीरियड 2 होगा। तो यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो इसको 0 to 5 इंटू 2 कर लग सकते हैं। और ये मॉड के अंदर साइन पाई एक्स अपॉन 2 dx, तो 5 आगे आ जाएगा 5√2 लिमिट 0 to 2 मॉड साइन पाई एक्स अपॉन 2। अब ये भी अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है क्योंकि 2 से कम जब भी तुम यहाँ पर रखोगे 2 से कम तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है। तो अब इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख देते हैं, तो मॉड हटा देते हैं। तो 0 to 2 साइन पाई एक्स अपॉन 2 dx, और साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2 लिमिट 0 to 2। और फिर अपर माइनस लोअर कर लेते हैं, तो 10 5 2 10√2 अपॉन पाई, ये तो बाहर आ जाएगा, इसको यहाँ भेज दिया। और माइनस कॉस एक्स की जगह पे 2 रखा तो कॉस पाई, और 0 पे कॉस 0 तो प्लस कॉस 0। तो ये हो गया कॉस 0 1 और माइनस कॉस पाई 1, तो 10 और 10 इंटू 2 20 √2 अपॉन पाई। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर तो चलिए, तो क्वेश्चन एक और लिखते हैं। इवैल्यूएट लिमिट 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx होल डिवाइडेड बाई ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx है, और ये है लिमिट 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ये जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिंट फंक्शन, GINT का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये कौन सा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इनकी दोनों की वैल्यू निकाल के फिर डिवाइड करना। करो भाई, इसको भी करो और बताओ क्या होगा इसका आंसर।
2/n। ओके, चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। कुछ गड़बड़ है वैसे भी। पहले फर्स्ट वाले को न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो है 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब इसमें इंटीजर में ही ब्रेक करना है, तो 0 से पहले 1 में लोगे, फिर 1 से 2 में, फिर 2 to 3 में, ऐसे करते जाएंगे। यहाँ पर dx के साथ सब आएंगे। लास्ट वाला क्या आएगा, n-1 से लेके n तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब जरा समझना है यहाँ पर 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो 0 से 1 के बीच का कोई नंबर रखो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वो 0 आएगा। जैसे 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 1 से 2 के बीच का कोई नंबर लोगे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो 1 आएगा। 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.9 का। फिर अब मुझे इसके बाद बताने की ज़रूरत नहीं कि 2 से 3 के बीच का 2 आएगा, और लास्ट में n-1 से लेके n तक का n-1 आएगा। n-1 से लेकर n तक। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला वाला टर्म तो 0 हो गया, यहाँ 1 का क्या हो गया, 1 का x हो गया, और 1 बाहर आ गया, x हो गया, x का 2 - 1 कर लिया। फर्स्ट वाले का क्या आएगा, ये सिंपल ब्रैकेट लगा ले। ये चलो एक लाइन और दिखाई देते हैं। क्या हो जाएगा, 1 का हो गया x लिमिट 1 to 2, फिर 2 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा x 2 to 3। ऐसे ही करते 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 लास्ट में x, और यहाँ n-1, n-1 से लेके n तक। तो ये हो गया 2 - 1, 2 टाइम्स 3 - 2। लास्ट में क्या आ जाएगा, n-1, n plus 1। तो 2 - 1 1, 3 - 2 1, तो 1 + 2 + 3 अप टू डैश डैश कहाँ तक, n-1। तो 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर का जो सम होता है वही लगा देंगे, बस n की जगह n-1 रख देना है। तो n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ जाएगा, n-1 × n डिवाइडेड बाई 2। ये तो न्यूमरेटर को सॉल्व कर दिया। अब जरा डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या था, 0 से n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम क्या, अभी हमने लिखा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड 1 होता है। तो इसको हमने 0 से 1 × n कर दिया, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx n को आगे कर दिया, लिमिट 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फार्मूला लगा दिया, वो होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। n इंटू लिमिट 0 to 1 x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच में 0 हो गया, तो ये x का x² 2 हो गया, और लिमिट जो है वो 0 से 1 ले लिया, तो ये n/2 हो जाएगा। तो अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके देख लेते हैं। लिमिट 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx होल डिवाइडेड बाई लिमिट 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ऊपर वाले की वैल्यू आई थी n × n-1/2 होल डिवाइडेड बाई n/2। n और 2 कट हो जाएंगे, तो आंसर हमारा जो आएगा वो n-1 आएगा। ओके बच्चा, चलिए अब उसके बाद होमवर्क में कुछ अच्छे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है,
-1 to 4 fx dx equal to 4, 2 to 4, 3 minus fx dx 7, then 2 to -1 fx dx, इसकी वैल्यू बतानी है क्या हो। ए ऑप्शन 2 -3 -5 और नन। आंसर भी बता देता हूँ, यहाँ पे आंसर इसका सी है, आप चेक कर लेंगे, नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कि कभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। लिमिट -4 to -5 e to the power x plus 5 whole square dx plus 3 times 1/3 to 2/3, 1/3 से लेकर 2/3 लिमिट है, e to the power, सिंपल ब्रैकेट है, ये बॉक्स जो है वो सिंपल ब्रैकेट है, इंटीजर ब्रैकेट नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है, x - 2/3 का होल स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू बतानी है। a है 0, b है e to the power 4, c है e to the power 2 और d है नन। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। If x square f of x plus f of 1/x equal to 0 for all x except x equal to 0, then limit sin a to cosec a f of x dx, इसकी वैल्यू बतानी है। ए है 0, बी है साइन ए प्लस कॉसेक ए, सी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, और डी है नन ऑफ दीज। एक और लिख लेते हैं, बस ये हमारा होमवर्क हो जाएगा। लिमिट 0 to 3 if limit 0 to 3 fx dx, इसकी वैल्यू 1 है। 0 to 4 f of y dy, इसकी वैल्यू 2 है। और अच्छा, तीसरी की पूछ रहा है, देन थ्री टू 4 f of z dz, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा। ए ऑप्शन 7, बी -1, सी 3 और डी जो है ये 1 लिख लेते हैं, ये 1 है, और डी जो है वो नल है। आंसर इसका है बी ऑप्शन। ऊपर वाले का भी आंसर लिख लेते हैं, इसका जो आंसर है वो है ए, और इसके ऊपर का भी नहीं बताया, इसका आंसर ए है।
तो एक बार आप चेक कर लेंगे, नहीं आएगा तो फिर अगले टर्न पे हम लोग बात करेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में हिंट, चलो एक किसी एक को टी लेट करोगे, कुछ ऐसी कहानी बन जाएगी कि दोनों लगभग सेम रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ साइन का डिफरेंस रहेगा। जैसे पहले वाले में x प्लस वाई को टी लेट कर लो, सेकंड वाले में भी जो e की पावर में दिख रहा है उसको टी लेट करके देखोगे तो दोनों लगभग सेम टाइप के दिखाई देंगे। ओके, बाकी और इसमें कुछ नहीं है, इजी है, आया है कभी प्रीवियस ईयर्स में। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करेंगे आप, नहीं होगा तो अगले टर्न पे बात करेंगे फिर। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले टर्न पे।